हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है और हमारा एक जो क्लास है वो हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन हम कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ेंगे कि 1947 मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, अंग्रेज कैसे मध्य प्रदेश पर अंग्रेजों ने अपना शासन किया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश का गठन और हम इसमें स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आप देखेंगे कि क्या होता है 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी में क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पर महाराष्ट्र में पुणे, यहाँ पर क्या होता है, मराठा शक्ति शासन करती है, मराठा का शासन रहता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप उत्तर भारत की बात करें जैसे कि दिल्ली में, तो दिल्ली में आप देखेंगे कौन शासन करते हैं, मुगल शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका शासन होता है, मुगलों का शासन होता है। जो मुगल शासक होता है औरंगजेब, और यहाँ पर कौन होते हैं, मराठा शिवाजी महाराज। क्या होता है, औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने आप में मस्त रहने वाले शासक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुगल शासन जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। अब मुगल शासन यहाँ पर कमजोर पड़ गया, अब मराठा क्या करेंगे, अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे उत्तर में। ठीक है, क्योंकि मुगल जो है वो क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो मराठा अब क्या करेंगे, अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे, मतलब उत्तर भारत पर अपने क्षेत्रों में क्या, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मराठा है वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पड़ेगा नागपुर। ठीक है, यहाँ पर आपको पड़ेगा इंदौर और यहाँ पर पड़ेगा ग्वालियर। तो ग्वालियर में वो किसे बिठाएंगे, सिंधिया को। यहाँ इंदौर में वो किसे बिठाएंगे, होलकर को। और यहाँ नागपुर में किसे कर वो बिठाएंगे, वो भोसले को। तो इस तरीके से वो इन क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने अपने सरदार क्या कर देते हैं, मराठा जो है अपने सरदार यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। अब आगे क्या होगा, जिस तरीके से मराठाओं ने इन क्षेत्र पर अधिकार किया, अब अंग्रेज आएंगे। अब अंग्रेज भी क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि वो पूरे भारत पर क्या करे, शासन करे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वो क्या करेंगे, जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है इस पर भी शासन करेंगे। कैसे करेंगे, वो मराठाओं के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। मराठाओं के साथ उनके क्या होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है कि जो सिंधिया होते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंग्रेजों से हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, देखो सिंधिया जब हार जाएंगे तो क्या होगा, इनकी संधि होगी अंग्रेजों के साथ, और सिंधिया जो है वो अपना कुछ क्षेत्र किसे दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। इसी तरीके से होलकर से क्या होगा, अंग्रेजों का युद्ध होगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, होलकरों के साथ एक संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे, मंदसौर की संधि करेंगे। ये शायद 1803 की बात है। मंदसौर की संधि करके क्या करेंगे, जो होलकर है वो अपना कुछ क्षेत्र किसे दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ मध्य प्रदेश वाले हिस्से पर भी क्या होगा, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे, ये वाले हिस्से में आपको यहाँ पर बरार पड़ेगा, ये वाले हिस्से में बरार आएगा आपको। ठीक है, तो बरार जो किससे वो प्राप्त करेंगे, यहाँ पर किसका रूल रहता है, हैदराबाद के निजाम का। तो हैदराबाद के निजाम से 1903 में वो क्या कर लेंगे, बरार पर भी अपना अधिकार कर लेंगे उनसे संधि करके। ठीक है, और उससे पहले क्या करेंगे, वो सीपी का गठन करेंगे। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस का गठन। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि सीपी, या पूरा लिखे सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया है, 2 नवंबर 1861 को। अंग्रेजों ने 2 नवंबर 1861 को क्या कर दिया है, सीपी का गठन कर दिया है। 1903 में ये क्या करेंगे, इसमें बरार को शामिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बरार को क्या करेंगे, अंग्रेजों से ले लेंगे और सीपी में शामिल कर देंगे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, सीपी एवं बरार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें भी जो है वो शासन कर रही है, उनके साथ भी युद्ध होते रहेंगे। यहाँ पर जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी रियासतें हैं, बघेलखंड वाले क्षेत्र में भी रियासतें हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। ठीक है,
यहाँ पर आपको भोपाल रियासत देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, भोपाल रियासत देखने को मिलेगी। ठीक है, भोपाल में भी क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, रियासतों के राजाओं से संधि कर लेते हैं, उस संधि की शर्तों में क्या होता है कि वो जो है क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे देते हैं, और अंग्रेज जो यहाँ के शासक होते हैं वो अंग्रेजों के अनुसार ही क्या करते हैं, अपना शासन पद्धति को चलाते हैं। तो आपने पढ़ा कि अंग्रेजों ने यहाँ पर किस तरीके से अपना शासन स्थापित किया। अब हम इसके बाद देखेंगे 1947 की स्थिति। 1947 की स्थिति मतलब कि जब भारत स्वतंत्र होता है। अब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो आप देखिए 1947 में भारत क्या हुआ, स्वतंत्र होता है। तब भारत की स्थिति क्या होती है, तो आप हेडिंग डालेंगे 1947 की स्थिति में। ठीक है, तो 1947 में जब भारत आजाद होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति। भारत की स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति। क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की उस समय, तो देखिए आप देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो अब क्या होगा, अंग्रेज जो है यहाँ से जा चुके हैं, भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। अब अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ पे क्या बच गई है, रियासतें बच गई है। अंग्रेजों का जो क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों ने शासन किया वो वाले ब्रिटिश रूल वाले क्षेत्र बच गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा 1947 के बाद कि जो भारत सरकार होगी वो क्या करेगी, इन रियासतों को क्या करेगी, अपने में शामिल कर लेगी, भारत संघ में शामिल कर लेगी। तो सभी रियासतें क्या करेगी, भारत संघ में विलय हो जाएगी। ठीक है, सभी रियासतें भारत संघ में विलय हो गई। अब क्या मुद्दा उठता है कि अब हमें क्या करना है, भारत में राज्यों का गठन करना है। तो भारत में राज्यों का गठन करने के लिए क्या करते हैं, भारत को वो 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट बना देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या होता है, मध्य प्रदेश को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहाँ पर क्या करते हैं, वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यहाँ राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, जो रियासतें होती है उनको क्या करते हैं, वहां के राज प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ए, कि पार्ट ए के बारे में हमको पूरा पढ़ना है कि पार्ट ए क्या था, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पार्ट ए। ठीक है, या भाग क कुछ भी डाल सकते हैं, भाग ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो आप देखेंगे यहाँ मैप में, तो ये सीपी जो अंग्रेजों ने सीपी का गठन किया था, बरार वाला क्षेत्र, सीपी बरार वाला क्षेत्र, नागपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको जो महाकौशल क्षेत्र देखने को मिलेगा, जबलपुर, कटनी, ये वाला क्षेत्र है उसे महाकौशल क्षेत्र कहते हैं। जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये सभी मिलकर क्या बनता है, पार्ट ए बनता है। तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो आप लिखेंगे सीपी एवं बरार। सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस, सीपी एवं बरार वाला क्षेत्र। उसके बाद आप देखेंगे नागपुर वाला क्षेत्र। उसके बाद आप देखेंगे महाकौशल का क्षेत्र, कौन सा, महाकौशल का क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो ये मिलकर क्या बनता है, पार्ट ए बनाया जाता है। हम छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाद में ये छत्तीसगढ़ तो अलग हो जाएगा मध्य प्रदेश से, तो ठीक है, हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी क्या था, शामिल था पार्ट ए में। ठीक है, अब इसकी राजधानी बनाएंगे। भाई सेंट्रल प्रोविंस का जब गठन करती है अंग्रेज शासन, तो क्या करती है, नागपुर को अपनी राजधानी बनाती है सेंट्रल प्रोविंस की। तो यहाँ पर भी राजधानी पार्ट ए की किसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे राजधानी, किसे बनाएंगे राजधानी, तो आप देखेंगे राजधानी किसे बनाएंगे, नागपुर को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लें राजधानी क्या है, नागपुर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे राजधानी के बाद अब यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाए जाएंगे। तो कौन बनते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, तो आप देखिए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ के बनते हैं, यहाँ के पार्ट ए के कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये वही पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं जो आगे जाकर मध्य प्रदेश के क्या बनेंगे, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो आगे जाकर पूरे मध्य प्रदेश के क्या बनेंगे, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बनते हैं, राज्यपाल। तो ये इसके यहाँ के राज्यपाल कौन बनते हैं, तो राज्यपाल बनते हैं यहाँ पर ई राघवेंद्र राव। कौन बनते हैं, ई राघवेंद्र राव यहाँ के क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, तो हमको इतना पढ़ना है इसमें
कि इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। फिर यहाँ पर इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, नागपुर को बनाया गया था। मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। याद करते चलना है, पंडित रविशंकर शुक्ल। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन बनते हैं, ई राघवेंद्र राव। पार्ट ए की बात कर रहे कौन बनते हैं, ई राघवेंद्र राव। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम ऐसे ही क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी पढ़ेंगे। इसमें एक फैक्ट और जोड़ लेना स्टार बना के, कि अभी तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में भाग ए की एकमात्र रियासत मकड़ाई, जो कहां पर है, हरदा में, हरदा शामिल है। जो अन्य रियासतें थी यहाँ की पार्ट ए की, वो या तो छत्तीसगढ़ में चले गई है या फिर ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में चले गई है। जब मध्य प्रदेश का क्या होगा, निर्माण होगा, तब की बात बोल रही हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम करेंगे पार्ट बी। इसी तरीके से पार्ट बी में भी हमको उसका क्षेत्र देख लेना है कि उसका क्षेत्र क्या है, वहां के मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, राज्यपाल किसे बनाया जाएगा। फिर उसके बाद वहां के राज प्रमुख और उप राज प्रमुख भी बनेंगे पार्ट बी के। अब देखेंगे कि पार्ट बी में क्या क्या क्षेत्र शामिल है। तो सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला हिस्सा है, आप देख रहे होंगे ये पश्चिम वाला हिस्सा है पार्ट बी। तो आप देखेंगे पार्ट बी में क्या क्या शामिल है। तो देखिए आप, पार्ट बी में मध्य प्रदेश के पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर, कितनी, पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर 25 रियासतों को मिलाकर भाग बी का गठन किया गया। क्या किया गया, भाग बी का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है, इसे ही क्या कहा जाता है, पार्ट बी को ही क्या कहा जाता है, मध्य भारत वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको ऐसा सुनने में मिलता है कि मध्य भारत वाले क्षेत्र में, तो मध्य भारत क्षेत्र कौन सा है, यही पार्ट बी वाला क्षेत्र है। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे दो रियासतें हैं बड़ी बड़ी, एक तो यहाँ पर आपको इंदौर में होलकर मिलेंगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सिंधिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दो रियासतें यहाँ पे मिलेगी, सिंधिया और होलकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप लिखेंगे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के आप मुख्यमंत्री देखेंगे पार्ट बी के, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं पार्ट बी के, कौन बनेंगे, लीलाधर जोशी। कौन बनेंगे, लीलाधर जोशी। पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, लीलाधर जोशी। और पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पार्ट बी के कौन बनेंगे, लीलाधर जोशी। और यहीं पर राज्यपाल कौन बनेंगे पार्ट बी के, तो राज्यपाल बनेंगे कौन, तखतमल जैन। कौन बनेंगे, तखतमल जैन। पार्ट बी के क्या बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे। अब मैंने बताया कि यहाँ पे दो बड़ी बड़ी रियासतें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी राजधानी देख लो कि इसकी राजधानी किसे बनाते हैं पार्ट बी की। तो आप देखेंगे राजधानी, तो राजधानी यहाँ पर दो बनाते हैं। ठीक है, एक तो इंदौर को राजधानी बनाई जाती है 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए किसे बनाया जाता है, ग्वालियर को। तो पार्ट बी के आपको क्या मिलेगी, दो राजधानियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर को राजधानी बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख और जो राज प्रमुख है और उपराज प्रमुख है, दो बड़ी रियासतें हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या क्या बनाया जाएगा, राज प्रमुख बनाया जाएगा और उपराज प्रमुख बनाया जाएगा। तो आप यहाँ के राज प्रमुख देखेंगे कौन बनेंगे, तो राज प्रमुख बनेंगे यहाँ पे सिंधिया रियासत के, कौन बनेंगे, जीवाजी राव सिंधिया। मैं आजादी के समय की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन बनेंगे, जीवाजी राव सिंधिया। और उपराज प्रमुख कौन बनेंगे, तो उपराज प्रमुख बनेंगे हमारे होलकर रियासत के। उपराज प्रमुख कौन बनेंगे, तो उपराज प्रमुख बनेंगे हमारे होलकर रियासत के, कौन, यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर, ये हमारे क्या बन गए, उपराज प्रमुख बन गए। ठीक है, तो हमको बस इतना ही पार्ट बी में पढ़ना था कि भाई पार्ट बी में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला पूरा हिस्सा है, ठीक है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला पूरा हिस्सा देखेंगे, ये पार्ट बी में शामिल है। इसकी दो राजधानियां बनाई गई थी, एक इंदौर को और एक ग्वालियर को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री किससे बनाए गए थे, तो लीलाधर जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल किससे बनाया गया, तखतमल जैन को राज्यपाल बनाया गया।
यहाँ की राजधानी क्या थी? 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। इसके बाद यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। और उपराज प्रमुख कौन थे? यशवंतराव होलकर। तो इतनी चीजें हमको क्या करना है? पार्ट बी में याद करना है। अब हम देखते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी कैसे बना और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? तो आप हेडिंग डालेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में भी हमको यही सब चीजें लिखनी है कि कौन सा क्षेत्र इसमें आता है और उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी राज प्रमुख और उपराज प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे पार्ट सी। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? भाग सी। तो भाग सी में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पार्ट सी है। आप ये वाला जो एरिया दिखेंगे ये कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड वाला एरिया है। और इसके बाद आप ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे ये क्या है? बघेलखंड है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर क्या बनाया गया था? पार्ट सी का निर्माण किया गया था। और इसको क्या कहा जाता है? विंध्य प्रदेश कहा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे पार्ट सी में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो आप लिखेंगे पार्ट सी, इसमें आप कौन कौन सा एरिया देखेंगे? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और कौन सा? बघेलखंड वाला क्षेत्र। तो आप यहाँ लिख दें बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें शामिल था। कौन कौन सा? बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया? पार्ट सी का गठन किया गया। अब आप देखेंगे पार्ट सी की भी राजधानी होगी। तो यहाँ पे राजधानी किसे बनाया गया? पार्ट सी की। तो लिखेंगे राजधानी। तो यहाँ की राजधानी किसे बनाया गया था? पार्ट सी की राजधानी किसे बनाया गया था? तो पार्ट सी की राजधानी बनाया गया था किसे? रीवा को। क्या लिखेंगे? रीवा को क्या बनाया गया था? पार्ट सी की राजधानी बनाया गया था। रीवा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रीवा। तो रीवा को क्या बनाया गया? पार्ट सी की राजधानी बनाया गया। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे एक उपराजधानी भी थी इसकी। उपराजधानी भी आप लिख लेना। पार्ट सी की उपराजधानी भी थी एक। तो पार्ट सी की उपराजधानी किसे बनाया गया था? तो उपराजधानी बनाया गया था किसे? नौगांव को। और ये नौगांव कहाँ पे आता है? नौगांव पड़ता है अपना छतरपुर में। छतरपुर में आता है नौगांव। छतरपुर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नौगांव पड़ता है। ठीक है, तो राजधानी किसे बनाया गया था? नौगांव को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो है आप राज प्रमुख देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप ना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग एरिया के बुंदेलखंड के अलग मुख्यमंत्री बनेंगे, बघेलखंड के अलग मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और ये पूरा जो एरिया है वो क्या कहलाता है? विंध्य प्रदेश कहलाता है। तो आप ऐसा लिख लेना ये विंध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है कि ये बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विंध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विंध्य प्रदेश कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे राज प्रमुख और उप राज प्रमुख। तो राज प्रमुख कौन थे? तो आप देखेंगे राज प्रमुख और क्या पढ़ेंगे हम? उपराज प्रमुख। राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। तो आप राज प्रमुख देखेंगे तो यहाँ के जो राज प्रमुख हैं वो कौन थे? तो यहाँ पे राज प्रमुख हमको मिलेंगे कौन? मार्तंड सिंह जूदेव। क्या नाम था उनका? मार्तंड सिंह जूदेव यहाँ के क्या थे? राज प्रमुख थे। और आप जब उपराज प्रमुख की बात करेंगे तो जो उपराज प्रमुख है वो कौन थे? यादवेंद्र सिंह थे। कौन? राजा यादवेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजा यादवेंद्र सिंह जो थे यहाँ के क्या थे? उपराज प्रमुख थे। ऐसे ही आप बुंदेलखंड और बघेलखंड के अगर मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए, बघेलखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। तो बघेलखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री और ऐसे ही बुंदेलखंड के भी, बघेलखंड के भी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बुंदेलखंड के आपको मुख्यमंत्री कौन देखने को मिलेंगे? कामता प्रसाद सक्सेना। कौन देखने को मिलेंगे? कामता प्रसाद सक्सेना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं पहले? कामता प्रसाद सक्सेना। कौन बनेंगे? कामता प्रसाद सक्सेना। और बघेलखंड के कौन बनते हैं? तो अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह यहाँ के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पूरे विंध्य प्रदेश के मतलब पूरे पार्ट सी के मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे कौन बनेंगे? अवधेश प्रताप सिंह बनेंगे। ठीक है, कौन बनेंगे? अवधेश प्रताप सिंह को क्या बनाया जाएगा? यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है,
और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1962 में जो है पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो आप ऐसा लिख लेना यहाँ पे कि 1952 में यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, आपने देखा कि जो विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अवधेश प्रताप सिंह को बनाएंगे। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1952 में विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो आप लिख लेंगे 1952 में किसे बनाया जाता है, यहाँ पे जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो किसे बनाया जाता है, शंभुनाथ शुक्ल को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, शंभुनाथ शुक्ल को क्या बनाया जाता है, यहाँ का सीएम बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको पार्ट सी में क्या करना है, इतनी सारी चीजें याद रखनी है कि पार्ट सी में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो आप देखेंगे पार्ट सी में बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र शामिल था, और बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर राजधानी क्या बनाई गई, रीवा बनाई गई, और उप राजधानी किसे बनाया गया, नौगांव को बनाया गया, जो कहाँ पर है, छतरपुर में आता है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के राज प्रमुख किसे बनाया गया, मार्तंड सिंह जूदेव को। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, राजा यादवेंद्र सिंह को। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पूरे विंध्य प्रदेश के सीएम जो है, मतलब मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि बुंदेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो आप देखेंगे यहाँ पे कामता प्रसाद सक्सेना जो है बुंदेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, और वहीं बघेलखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तो अवधेश प्रताप सिंह बने। और अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि 1952 में जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया विंध्य प्रदेश में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, तो कौन बनाए गए, शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए। तो ये आपको सारी चीजें एक एक शब्द सभी क्या करना है, याद करके रखना है। अब ये सब हमारा पार्ट सी का सबका गठन हो गया। अब हम थोड़े भोपाल राज्य की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने भोपाल नहीं पढ़ा कि भोपाल को कहाँ पर रखा गया था। तो आप देखेंगे कि भोपाल जो है वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता था भोपाल। तो क्या किया गया, जब ये पार्ट बनाए गए तो भोपाल को कहाँ रखा गया, पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया था। किसका हिस्सा बनाया गया था, पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया। और भोपाल का गठन कब हुआ, तो आप देखेंगे भोपाल कब बना, तो भोपाल बना था 1 जून 1949 को। तो हेडिंग डाल लेंगे भोपाल, और भोपाल को कब बनाया गया, तो 1 जून 1949 को कब बनाया गया, 1 जून 1949 को। तो अब भोपाल के बारे में थोड़ा सा लिख ले कि भोपाल जो है वो क्या था, इसका गठन कब किया गया, भोपाल का गठन कब किया गया, तो आप देखेंगे 1 जून 1949 को किया गया। और भोपाल जो है वो क्या था, भाग सी का हिस्सा बनाया गया। ऐसा लिख लें आप, भोपाल को भाग सी का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आजादी के समय जो है, हम हिस्ट्री में वैसे तो पढ़ेंगे कि जब 1947 में भारत जब आजाद होता है तो यहाँ पर किसका शासन होता है, भोपाल रियासत यहाँ पर चल रही है। तो उसके जो आखिरी शासक होते हैं हमीदुल्ला, तो वही विलय पत्र पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और हमीदुल्ला के हस्ताक्षर से ही भोपाल रियासत का जो है वो भारत संघ में विलय हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा पूछता है कि आजादी के समय 1947 में भोपाल रियासत पर किसका शासन था, तो नवाब हमीदुल्ला का यहाँ पर क्या था, शासन था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया पार्ट सी तक। ठीक है, हमने इसके पार्ट सी कर दी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, कैसे फजल अली आयोग बनता है, और फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो इसके बाद हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होती है, कौन कौन से कितने जिले होते हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बनते हैं। तो 1956 से लगाकर अभी 2025 तक जो भी परिवर्तन हुए मध्य प्रदेश में वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर इसमें से आपको लगता है कि कुछ चीजें अगर पढ़ने में छूट रही है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।